जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी जो प्रिपरेशन कैसे करनी है उन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो उसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है और बेस्ट बुक क्या है, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन होगा, कई बार कुछ चीज़ों को छोड़कर भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। हर चीज़ों को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, कुछ चीज़ों को छोड़कर भी सिलेक्शन होता है। तो इससे पहले हम ये वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ जो चीज़ें हैं उन पर डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ ये है कि आपको 100 बुक पढ़ने से 100 बुकों को एक बार पढ़ने से बेटर है कि आप एक बुक को 100 बार पढ़िए। क्योंकि आप 100 बुकों को एक बार पढ़ोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। एक बुक को आप 100 बार पढ़ोगे तो कम से कम जो एक बुक है उसकी सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी। तो जो भी है आप एक तो मटेरियल कम से कम रखिए, उन्हीं जो मटेरियल है उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। तो 100 बुक को एक बार पढ़ने से बेटर है आप एक बुक 100 बार पढ़िए। दूसरी, जिनका सिलेक्शन हो गया है, हम उनसे अक्सर सुनते हैं कि मेरा 4 घंटे में सिलेक्शन हो गया, मैं 2 घंटे पढ़ता था सिलेक्शन हो गया, मैं 1 घंटे पढ़ता था सिलेक्शन हो गया, मैं आधा घंटे पढ़ता था सिलेक्शन हो गया। ये सब जो चीज़ें होती है वो सिलेक्शन के बाद की चीज़ें होती है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप भी सबसे यही बोलना कि मैं 2 घंटे पढ़ के सिलेक्शन लेता था, 8 घंटे पढ़ के सिलेक्शन लेता था। लेकिन उससे पहले ये चीज़ बोलने के लिए आपको पहले बहुत पढ़ना पड़ेगा। बहुत पढ़ने का मतलब ये है कि जितनी आपकी कैपेसिटी है, अगर आपकी कैपेसिटी 8 घंटे पढ़ने की है तो आप 8 घंटे पढ़िए, आपकी कैपेसिटी 10 घंटे पढ़ने की है तो आप 10 घंटे पढ़िए। तो जो लोग बोलते हैं 4 घंटे पढ़ के या 2 घंटे पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता है, ये सब सिलेक्शन लेने के बाद की चीज़ें हैं कि हम लोगों को खुश करने के लिए बोले कि मैं 2 घंटे में पढ़ के सिलेक्शन लिया। तो ऐसे ही आप बोलना, लेकिन बाद में। उसके बाद आपको एक जो चीज़ रखनी है वो रेगुलरिटी। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो डेली 8 घंटे पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक दिन 16 घंटे पढ़िए, उसके बाद अगले दिन आपको लगे कल तो मैं 16 घंटे पढ़ा, आज मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ। ये नहीं, डेली पढ़िए, चाहे 8 घंटे पढ़िए डेली या जितनी भी आपकी कैपेसिटी उतना पढ़िए, लेकिन रोज़ाना पढ़िए, रेगुलरिटी मेंटेन रखिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपनों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम जो एनटीपीसी की जो प्रिपरेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम आरआरबी जो एनटीपीसी है उसकी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों की बात करेंगे। इस बार जो 2019 में जो फॉर्म आए थे ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल का एक ही फॉर्म आया था, लेकिन इस बार ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म अलग से अप्लाई होंगे, अंडर ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म अलग से अप्लाई होंगे। दोनों की एग्ज़ाम भी अलग अलग लगेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम कैसे लगेगी। तो CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, टाइपिंग होगी, साइको होगा, मेडिकल, DB। तो साइको टेस्ट आपके जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है उसके लिए आपका साइको टेस्ट होगा, बाकी किसी के लिए भी साइको टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद आपकी जो टाइपिंग है वो JAA, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन सब के लिए होगी आपकी टाइपिंग। इसके अलावा आपका जो ट्रेन मैनेजर और CCTS है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई ना तो साइको होगा ना टाइपिंग होगी, उसके लिए CBT 1 और CBT 2 होगा। अब इसमें बात करें हम साइको के बारे में, तो जो साइको है इसकी चर्चा हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इससे टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाएगा। साइको अपने आप में काफ़ी लंबा टॉपिक चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें टाइपिंग की, तो जो टाइपिंग है जो रेलवे में SSC की तुलना में थोड़ी टफ टाइपिंग होती है। चाहे रेलवे में जो टाइपिंग मांगी जाती है वो हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट होती है, इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट होती है, और जबकि SSC में 35 वर्ड पर मिनट होती है इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट होती है। फिर भी रेलवे में टफ टाइपिंग होती है। उसका कारण ये है कि जो रेलवे में बैक स्पेस का ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए जो गलतियाँ होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो रेलवे की जो टाइपिंग है वो टफ टाइपिंग मानी जाती है SSC की तुलना में, इसलिए आप टाइपिंग की भी प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दीजिए अभी से। क्योंकि टाइपिंग के लिए जो लास्ट ईयर जो 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें जो टाइमिंग दिया गया था वो बहुत कम टाइमिंग था, मुश्किल से 15 से 20 दिन टाइपिंग के लिए टाइम दिया गया था एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद। तो टाइपिंग के लिए कम टाइम मिलेगा, इसलिए आप टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का जो सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे आपके जो सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस सेट बिल्कुल भी ना लगाओ और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। आपको प्रैक्टिस सेट के लिए सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिस सेट लगाने ही पड़ेंगे, चाहे आप इस एग्ज़ाम के में लगाओ चाहे 2 एग्ज़ाम देने के बाद लगाओ। आपको जब भी समझ में आ जाए कि प्रैक्टिस सेट कितने इंपॉर्टेंट है
तब आपको प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा। चाहे आप एक दिन पढ़ना बंद कर दीजिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट आपको डेली का मतलब है सप्ताह में कम से कम 2 से 3 प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट से आपकी तैयारी बढ़िया होगी और अभी से ही प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें CBT 1 की, तो CBT 1 का जो टाइमिंग रहेगा वो 90 मिनट का टाइमिंग रहेगा, जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और GA यानी जनरल अवेयरनेस जिसमें GK आएगी और साइंस आएगी, उसके 40 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब आपके 100 क्वेश्चन 90 मिनट के टाइम में आएंगे। अब जो इसमें साइंस की हम बात करें, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो साइंस में आपके जो रेलवे का हमने पैटर्न देखा है उसमें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा आती है, और जो बायोलॉजी है उसके मिनिमम जैसे मान के चलिए अगर 15 क्वेश्चन साइंस के आए तो उसमें से कम 12 से 13 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के आएंगे और 2 से 3 क्वेश्चन बायोलॉजी के आएंगे। तो आपको बायोलॉजी पर थोड़ा सा कम फोकस देना है और फिजिक्स और केमिस्ट्री पर मैक्सिमम फोकस देना है। अब इनको पढ़ना कहाँ से वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। अभी हम देखते क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम GK की बात करें तो GK में हमें ध्यान देना है, एक तो पॉलिटी पे ध्यान देना है, उसके बाद स्टैटिक GK और करंट अफेयर। इसके अलावा हमें और चीज़ों पे करंट GK में अगर टाइम बचे तो ही ध्यान देना है, बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो। इसके अलावा GK में और कुछ भी अगर टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो हिस्ट्री होती है उसमें से मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं, वरना हिस्ट्री में से आजकल क्वेश्चन आने का थोड़ा सा जो पैटर्न है वो ख़त्म हो चुका है। और जो क्वेश्चन भी आते हैं तो आपकी जो न्यू हिस्ट्री है उसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम मैथ में बात करें तो जो रेलवे मैथ आती है वो अर्थमेटिक ज़्यादा पूछी जाती है, और जो अर्थमेटिक मैथ है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी मैथ पे सारी पे फोकस करना है, लेकिन अर्थमेटिक मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है। रीजनिंग के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही काफ़ी है। प्रैक्टिस सेट आप रेगुलर दीजिए, आपको रीजनिंग आपकी बढ़िया हो जाएगी। बस आपने एक बार कोचिंग कर ली है, वहाँ से रीजनिंग सीख लिया, वो आपके लिए सफिशिएंट है। आप प्रैक्टिस सेट दीजिए, रीजनिंग को अलग से पढ़कर अपना टाइम ख़राब मत करिए। प्रैक्टिस सेट ठीक है। अब आपको जो मैथ सिलेक्शन के लिए मैथ और रीजनिंग और जो साइंस है इसका आपका वेटेज अच्छा खासा होना चाहिए। मतलब मैथ में आपके 30 में से कम 25 प्लस नंबर, 26, 27, 28 या 30 नंबर आएंगे। जितना ज़्यादा स्कोर करोगे आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। तो मैथ को कैसे पढ़ना है इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। तो मैथ में आपको हायर स्कोर करना है, रीजनिंग में आपको भी हायर स्कोर करना है। उसके बाद साइंस, क्योंकि जो स्कोर करने लायक चीज़ है ना वो 3 है। GK का हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि GK में आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आपका GK का पेपर बैठ गया तो बैठ गया, नहीं तो नहीं बैठा तो नहीं बैठा। तो GK में थोड़ा ये कह पाना मुश्किल है कि हमारे कितने नंबर आएंगे, लेकिन मैथ, रीजनिंग और साइंस के बारे में हम कह सकते हैं कि हमारे कितने नंबर आएंगे। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, GK पे थोड़ा सा कम फोकस करना है। GK में भी हमें फोकस करना है सिर्फ किस पे, पॉलिटी, स्टैटिक GK, करंट अफेयर, ठीक है। अब बात करते हैं CBT 2 के बारे में। CBT 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा उसमें टाइमिंग 120 मिनट रहेगा। मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, GA के 50 क्वेश्चन, GK और साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे। उसमें वही आपको साइंस में पढ़ना क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है। GK में पॉलिटी, स्टैटिक GK, करंट अफेयर। मैथ में अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन मैथ पूरी पढ़नी है, क्योंकि मैथ में हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मैथ में ही कवर करने पड़ेंगे। उसके बाद रीजनिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप प्रैक्टिस सेट लगा कर भी रीजनिंग कर सकते हो, ठीक है। अब बात आगे करते हैं। अब हम बात करते हैं इनको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस सेट। ये आपको डेली लगाने पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी चाहे कोचिंग से आप कर रहे हो तो कोचिंग के टेस्ट लगा सकते हो, चाहे किसी भी टेस्ट सीरीज से या कहीं से भी जहाँ से आपका मन करे वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उस प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस भी किया करिए। ऐसा नहीं है प्रैक्टिस सेट लगा कर छोड़ दिया। प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन हमसे नहीं आए, वो कौन से क्वेश्चन नहीं आए, उन सब चीज़ों को एक बार एनालिसिस करना प्रैक्टिस सेट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट में कितने भी नंबर आओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि जो पढ़ाई में सबसे बोरिंग चीज़ है ना वो ये प्रैक्टिस सेट है। क्योंकि अपन प्रैक्टिस सेट देने के लिए आपको 2-1 घंटे एकदम फिक्स होकर बैठना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर आपके 40 नंबर आए, 30 नंबर आए तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो डिमोटिवेट नहीं होना प्रैक्टिस सेट से। प्रैक्टिस सेट सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए, वो नंबर के लिए नहीं कि हमारे 60 आए 50 आए। आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट रेगुलर देने, चाहे कितने भी नंबर आओ। उसके बाद करंट अफेयर के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी नाम की एक बुक आती है, वो मंथली बुक है।
आप उसको प्रेफर कर सकते हो। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि इसमें से एक नोट्स बनाइए जिसमें आप वन लाइनर क्वेश्चन लिखिए, और जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो लगभग एक मंथ में आपके 150 या 200 वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको जो करंट अफेयर कम से कम पढ़नी है वो लास्ट जब आपकी एग्ज़ाम लगेगी उससे लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप पिछले 1 साल की करंट अफेयर पढ़ सकते हो। इससे ज़्यादा की करंट अफेयर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की करना यही है। आपको उसके नोट्स बनाने, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उससे 1 से 2, 3, 4 दिन पहले आपको जो करंट अफेयर है उसको इतनी सारी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने जो वन लाइनर क्वेश्चन बनाए उनको ही आप बार बार रिवाइज करते रहो। तो करंट अफेयर आपको डेली, करंट अफेयर के लिए डेली कम से कम आध घंटा या 45 मिनट डेली निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें साइंस की। साइंस में हम एक तो लूसेंट पढ़ेंगे, लूसेंट में जो साइंस है। उसके बाद जो 9th और 10th की जो NCERT की बुक है साइंस को हमको वहाँ से पढ़नी है, और ज़्यादा फोकस किस पर करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे। क्योंकि जो पिछले ईयर जो क्वेश्चन आए हैं साइंस के, उसमें जो 9th और 10th की जो बुक है ना उससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठ के आए, यूँ की यूँ ही। तो हमें 9th और 10th पे फोकस करना है और लूसेंट पे। इसके अलावा हमें साइंस कहीं से और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन साइंस के एग्जाम में आएंगे वो इन तीनों चीज़ों से कवर हो जाएंगे, आपको बाहर से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करें जीके की। जीके में हमें जो पढ़नी है वो मैंने पहले बता दिया। एक तो आपको पॉलिटी पढ़नी है, एक स्टैटिक जीके पढ़नी है, एक करंट अफेयर पढ़नी है। जीके में पढ़नी कहाँ से, एक लूसेंट को आप प्रेफर कर सकते हो। उसमें स्टैटिक जीके जो लास्ट में काफ़ी सारी स्टैटिक जीके हैं, वहाँ से हम स्टैटिक जीके को कवर कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके को आप और कहीं से भी, जहाँ से भी आपको मिले, स्टैटिक जीके आपको फुल कवर करनी है, क्योंकि आजकल स्टैटिक जीके का पोर्शन एग्जाम में ज़्यादा आने लग गया। उसके बाद आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी देख सकते हो। जो स्टैटिक जीके है उसकी हम बात करें तो स्टैटिक जीके में जैसे डांस से रिलेटेड या किसी खेल से रिलेटेड या कोई क्रोनोलॉजी होगी, मान के चलिए कि ये जो बर्ड है वो किस खेल से रिलेटेड है, या फिर ये जो गायक कलाकार है ये कौन सा डांस करता है, या कौन से किस, मतलब सारी चीज़ें जो भी है, ये एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पर है, कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये जो चीज़ें हैं, कौन सा डैम कहाँ पर है, ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। तो स्टैटिक जीके पे आपको फोकस करना है। कौन सा और जो एक चीज़ और जो आपको फोकस करनी है वो आपके जो पड़ोसी देश है उनके जो एक तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद उनके जो नेशनल गेम, नेशनल बर्ड, इन सब चीज़ों को एक बार देख लीजिए। वहाँ की जो नेशनल करेंसी है उनको एक बार, जो कम से कम आपके जो पड़ोसी देश है उनके बारे में तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए मोटी मोटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जीके के तौर पे पढ़नी है। रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस सेट। रीजनिंग में आपको ज़्यादा पढ़ के टाइम ख़राब नहीं करना है, क्योंकि रीजनिंग प्रैक्टिस सेट से क्लियर हो जाती है, उसको और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती रीजनिंग को। तो रीजनिंग आपकी प्रैक्टिस सेट से हो जाएगी। आपको जो चीज़ करनी है वो है प्रैक्टिस सेट आपको कंपलसरी लगाने हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, और डेली बेसिस पे। यानी डेली बेसिस का मतलब है आप सप्ताह में 3 टेस्ट लगाने, तो आपको हर सप्ताह 3 टेस्ट कंपलसरी लगाने हैं, चाहे आपको कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन 3 टेस्ट कम से कम फिक्स है। तो इस तरह आप प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। जो ये चीज़ें मैंने बताई है इनको यहाँ से आप प्रेफर करिए। मैथ का मैं जो एक वीडियो है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक दे दूंगा, उसको आप वहाँ से देख सकते हो कैसे मैथ पढ़नी है जिससे आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आए। मैथ, उसके बाद रीजनिंग और साइंस पे अगर आपका फोकस अच्छा रहा, और आप जीके में मैंने जो चीज़ें बताई है उनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़नी। एक तो पॉलिटिक्स पढ़नी है आपको, एक जो है करंट अफेयर पढ़नी है, और स्टैटिक जीके पढ़नी है। अगर ये चीज़ों पर अगर आपने फोकस करा तो आपका एनटीपीसी में सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। आपका 100% एनटीपीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। और जो प्रैक्टिस सेट है उस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। एक बात फिर मैं बोलना चाहूँगा कि 100 बुकों को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि आप एक बुक को 100 बार पढ़िए, आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है दोस्तों, एनटीपीसी से रिलेटेड जितनी भी बातें थी, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप बेझिझक पूछ सकते हो, हम आपके जो जवाब है उसको देने की कोशिश करेंगे। आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।